हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर ऑडियो क्लियर है तो यार जल्दी से थम्स अप कर दो। ऑडियो क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप भेज दो बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग बता दें कि क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, क्या वीडियो क्लियर है। अगर वीडियो क्लियर है तो बेटा जल्दी से चैट में ओपी लिख दे, जिससे कि हमें पता लग जाए, या थम्स अप कर दे वो भी चलेगा, वाई टाइप कर दे वो भी चलेगा। जल्दी से इन्फॉर्म कर दे बेटा। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे हम, इसको गुड आफ्टरनून बोलेंगे बेटा। बढ़िया बढ़िया, चलो सही है। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ तक चीजें की थी डिस्कस, और राउल्ट्स लॉ स्टार्ट कर दिया था ना। जो भी एक्सप्रेशन था अपना स्टार्टिंग वाला कि राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था वो हो गया था। अभी हम उसमें ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे, राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आपको डीपीपी मिलने वाली है, हो सकता है मिल गई हो, उसमें आइडियल नॉन आइडियल के भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन है। अगर बाई चांस कंप्लीट ना हो अपना पूरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 2 क्वेश्चन आप नेक्स्ट बार कर लेना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के बाद में। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं डाउट की। तो डाउट मैंने देखा था कमेंट में, एक ही डाउट दिखा मेरे को, और 2 डाउट दिखे थे एक्चुअली। एक तो कॉमन डाउट था और दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट था। एक डाउट ये था कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है, ये डाउट था। मैं बता देता हूं अभी किसका डाउट था, और उसके अलावा मैं नेम भी अनाउंस करूंगा जिन जिन बच्चों ने डाउट मतलब वो आंसर के रिप्लाई किए थे, क्वेश्चंस के, होमवर्क क्वेश्चंस के जिन्होंने रिप्लाई किए थे, उनके भी बेटा मैं नेम अनाउंस करूंगा। देखो मितांशी है जिन्होंने आंसर दिया था, उसके बाद मयंक सोनी, हर्षदीप, अभी, सागर, आकाश राज, बलराज, एक बलराज बेनीपाल का ही एक डाउट भी है बेटा प्रेशर से रिलेटेड, कि सर प्रेशर नहीं दे रखा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बताएंगे बेटा आपको। उसमें अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा हो तो एसटीपी मेंशन था ना, तो अभी देखेंगे अपन। आयुषी, सारन, वंश, सूर्यांश, इन्होंने बेटा हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो डाउट था वो डाउट भी देखते हैं हमारे पास क्या है। डाउट मुझे दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा, एसटीपी होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात करेंगे अभी क्या होता है। तो डाउट ये था कि हमारे पास वेपर और गैस में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो वेपर और गैस में ये डिफरेंस होता है कि हमारे पास अगर मैं रूम टेम्परेचर पर बात करता हूं तो कोई भी सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में मिलता है उसको अपन बोलते हैं गैस। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में मिलता है उसको, उसकी जो गैसियस फेज होती है उसको बोलते हैं अपन वेपर। जैसे हम यूज करते हैं वाटर वेपर। क्या यूज करते हैं बेटा? वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर होता है बेटा हमारे पास, उस पर जो वाटर है, वाटर कौन सी स्टेट में होता है, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर है? इसलिए वाटर वेपर वर्ड यूज किया जाता है, वाटर गैस नहीं बोलते अपन, है ना। सिमिलरली अगर अपन बात करें कि गैस किसको बोलेंगे, तो गैस के लिए हमारे पास, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं H2, तो H2 के लिए अपन ये नहीं बोलते कि H2 की वेपर, H2 को क्या बोलते हैं, गैस। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं H2 गैस। तो इस चीज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा।
दूसरा डाउट एक स्टूडेंट का ये था, नेम में को याद नहीं है, कि सर ये जो मेंस में क्वेश्चन था उसमें डाउट है। तो इसमें अपन ने बात की थी कि जैसे जैसे हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर अपन बात करें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, डिक्रीजेज। कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो KH है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। तो KH की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें, इसने पूछा है कि मोर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज फाउंड इन, तो सबसे ज्यादा अमाउंट हमारे पास कब रहेगा, जब टेम्परेचर कम रहेगा। और सबसे कम टेम्परेचर हमारे पास बॉम्बे में दे रखा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन बात करते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स। ध्यान रखना उसने मोल्स नहीं पूछे, अगर आप मोल्स कैलकुलेट करके आ रहे हो वो फाइनल आंसर कर दोगे। तो अगर ये मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 या 1.75 मार्क्स देगा वो, क्योंकि उसने मिलीमोल्स पूछे तो उसको मिलीमोल्स ही बताने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में लिखे बेटा क्या है आपका। इसके बाद दे रखा है N2 वुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। ये जो 0.987 बार होता है ये एसटीपी का ही प्रेशर होता है। वैसे मैं बता देता हूं आपको कि अगर एसटीपी दे रखा हो तो उसको हम 0.987 बार लेते हैं। एक बच्चे ने आंसर लिखा 0.716, देखते हैं बेटा आता है नहीं आता। 0. हर्ष का भी यही आया है, देखते हैं। प्रेरणा, बहुत बढ़िया, यही है। मतलब मैं आंसर इधर लिख लेता हूं क्योंकि लास्ट में हमें जरूरत पड़ेगी। नियरली 0.72 हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दैट हेनरीज लो कांस्टेंट फॉर N2 इज 76.48 किलो बार। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो उसके लिए मेरे को मोल्स अगर मिल जाए तो हम सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, देखो बोर्ड में जब आप क्वेश्चन को लिख के आओगे तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऐसा करना है कि गिवन क्या क्या है। क्लियर है, ये चीजें लिखनी है बेटा। तो अगर मैं गिवन में लिखे तो क्या क्या गिवन दे रखा है हमारे पास, KH की वैल्यू दे रखी है, KH फॉर N2 दे रखा है 76.480 किलो बार, बट इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बार में। तो ये आ गया हमारे पास 76480 बार, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, PN2 दे रखा है हमारे पास, PN2 है 0.987। अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 के लिए अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन पता चले तो मैं फिर फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, KH P इज इक्वल टू PN2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू XN2, ये आएगा हमारे पास। ये क्या है, हेनरी लॉ है। तो इधर से अगर मैं XN2 कैलकुलेट करता हूं तो बताइए बेटा XN2 कितना आ रहा है, सभी लोग बताएं। ये आ गया हमारे पास 0.987, ये बार है। ये बताइए मेरे को ये डेटा कितना आ रहा है, अपॉन ये आ गया 76480। ये डेटा बताओ बेटा कितना आ रहा है, सही से बताना ना, रॉन्ग नहीं बताना है। ये आ गया हमारे पास। अब XN2 आ गया है तो अब XN2 का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, XN2 इज इक्वल टू NN2 अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। किसके मोल्स बेटा, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। बैंक बहुत बढ़िया बेटा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत सही बेटा। चलिए तो अब इसमें अगर हम आगे देखें तो हमारे पास XN2 आ गया। अब हमें चाहिए NN2 मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, ये आ गया। क्लियर है भाई, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास H2 है। सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1 लीटर। इसके मोल्स अगर मेरे को कैलकुलेट करने हैं तो NN2 कितना आ जाएगा हमारे पास, NH2O इज इक्वल टू, डेंसिटी नहीं दे रखी है
डेंसिटी नहीं दे रखी है वाटर की तो 1 ग्राम पर ml लेना है। तो ये हमारे पास आएगा, देखो इधर से मैं बता देता हूं, ये कितना है 1 लीटर मतलब 1000 ml। और अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हुई, डेंसिटी कितनी है बेटा 1 ग्राम पर ml हुई, मतलब 1 ml का वेट 1 ग्राम, तो 1000 ml का वेट कितना हो गया 1000 ग्राम। तो इसके अगर मोल्स निकालते हैं तो ये डेटा मैंने बोला था कि आप याद रखेंगे, ये 1000/18 कितना आता है 55.5555, जिसको 55.56 हम लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम त्रिपाठी, बहुत बढ़िया बेटा। तो इधर से अगर हम वैल्यू पुट करें, xn2 की वैल्यू हमारे पास 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू nn2 अपॉन nn2 और प्लस आ गया 55.56। अब आप चाहे तो इसको नेग्लेक्ट मान सकते हो। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इधर हमें दिख रहा है कि ये मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा नंबर है, इसका मतलब nn2 बहुत स्मॉल है। चाहे तो नेग्लेक्ट कर दो, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो ना करो। क्लियर है? तो इधर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, nn2 कैलकुलेट करेंगे और nn2 कैलकुलेट करने के बाद में बताए कितना आएगा हमारा नंबर, जो भी आएगा जल्दी से बताए कितना आएगा 0.716 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे मोल्स ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स के लिए क्या होगा हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.716 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 0.716 मिलीमोल। क्लियर है? अगर किसी बंधु को ये चीज नहीं पता तो उसके लिए भी हमारे पास यहां लिख देते हैं हम, अगर नहीं पता, कि 1 मोल जो होता है वो 1000 मिलीमोल के इक्वल होता है। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जिन जिनको समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप कर दे। होमवर्क का क्वेश्चन था बेटा, जल्दी से बताए बेटा। हेनरीज के मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के मैंने करवा दिए हैं इधर क्लास में ही। ठीक है, जो भी आपको डीपी में मिले उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेंगे मोस्टली आपको हेनरीज लॉ के। क्लियर है बेटा? कोई नहीं, जिन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है वो मेथड देख लो और आगे से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, बट अगर आपका आंसर आ रहा है तो चलेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। H2S की स्मेल होती है, कभी भी अगर आपको बोले रोटन एग की स्मेल आ रही है इसका मतलब H2S गैस है, पी ब्लॉक में काम आएगा ये, है ना। वैसे तो डिलीटेड है वो, बोर्ड में तो नहीं, बट हाँ, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m। स्मॉल m मतलब क्या दे रखा है बेटा, मोलैलिटी। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें बताना है, क्या बताना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना है बेटा। चलिए भाई, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करें तो हमें पता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर आपको यूज करना है तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तभी आप यूज कर पाओगे। अगर आपको यूज करना है तो तभी यूज कर पाओगे। STP का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो दे दिया 0.987 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कॉपी के टॉप पर लिख ले। जो भी चीजें ऐसे हो ना जो आपको याद रखनी है, वो कॉपी के ऊपर जो टॉप साइड मतलब खाली रहता है बिल्कुल व्हाइट ब्लैंक, वहां पर लिख ले। क्योंकि जब कभी भी आप पेज को देखोगे उसको तो बीच में कहीं जगह नहीं जाए, नजर जाए नहीं जाए, ऊपर जरूर जाएगी। आंसर भी आ गया प्रिंस का, बहुत बढ़िया बेटा। मयंक सोनी, बहुत सही बहुत सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भावना, अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको मोलैरिटी या मोलैलिटी गिवन होती है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपको नोट डाउन करने होते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं रह रहे तो। ठीक है, आप अपने नोट से तो अपनी तरह बनाए तो ये नोट डाउन कर सकते हो। आपकी मोलैलिटी या मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपको मोल्स दे दिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। तो हमारे पास मोलैलिटी दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि 0.195 है, 0.195 स्मॉल m है।
इसका मतलब ये है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1 kg मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर ही होगा सॉल्वेंट हमारे पास, बिल्कुल वाटर जो कि हमारे पास क्या है सॉल्वेंट। क्लियर है? तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई x चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट चाहिए। तो P पता है, x हमें फाइंड करना है, तो x देखते हैं भाई कैसे आएगा। तो x के लिए अगर हम बात करें तो अब आएगा हमारे पास NH2S, कितना आ गया 0.195। अब हमें चाहिए NH2O, तो NH2O कितना होगा, क्या हमें वेट पता लग गया H2O का? हाँ सर वेट पता लग गया है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन 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 अगेन। तो इधर ध्यान दे लो बेटा, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सेम चीज बता रहा हूं। मोलेलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही मैंने लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। चलिए भाई, तो ये आ गया NH2S हमारे पास 0.195, NH2 है तो गिवन मास है हमारे पास 1000 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट H2O का होता है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैंने बता रखा है बार बार कि आप ये नंबर तो याद ही रख सकते हो। 55.56 आ गए। क्लियर है? अब बस वैल्यू पुट कर दो। P कितना है हमारे पास 0.987 इज इक्वल टू KH और X की जगह क्या आएगा हमारे पास 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55 ये आ जाएगा हमारे पास। तो बताओ भाई KH की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कितनी आ रही है? आफ्टर कैलकुलेशन बताइए भाई कितना आ रहा है आंसर हमारे पास। KH इज इक्वल टू कितना बता रहे थे 782 बार, शायद यही बताया था। बताए क्या यही आ रहा है बेटा? क्या यही आंसर आ रहा है हमारा? 1000 कैसे आया बेटा? डेफिनेशन से आया 1000। मोलेलिटी की डेफिनेशन होती है हमारे पास। मोलेलिटी क्या होता है? स्मॉल m इज इक्वल टू n सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बेटा एक ही चीज अगर बार बार पूछते हैं ऐसे है ना, तो उनका है ना दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर उन्हें कुछ भी चीजें याद नहीं रहती। इवन कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसी हरकतें करते हैं लोग जान के, घर का रास्ता तक भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। एसटीपी बेटा ऐसे ही जैसे आपका नेम है ना, ऐसे एसटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बार की जगह एटीएम ले सकते हो, तो हमारे पास फाइनल आंसर में भी फिर एटीएम आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? यहां पर अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आई तो एक्स मोल फ्रैक्शन होता है एन सोल्यूट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं तो अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। क्लियर है? 282 बार, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. तो हमें फाइंड करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वेट, क्वांटिटी मतलब इवन अगर मोल्स निकाल के आओगे तो भी कोई समस्या नहीं है। सर जो टॉपिक आए हैं पता नहीं क्या लिख रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा। अभिषेक ज्यादा भी ला सकते हो बेटा, ज्यादा ही लेके आओगे अगर सारी चीज अच्छे से कर लोगे तो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हेनरी की बात कर रहा है तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स।
अच्छा, इसमें हमारे पास एक डाउट आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हेनरीज लॉ लगाना है या फिर आगे हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं कि राउल्ट्स लॉ लगाना है। ठीक है, ये डाउट आ सकता है आपका कि सर कब हमें ये पता लगेगा हेनरी लॉ लगाना है, कब हमें ये पता लगेगा कि राउल्ट्स लॉ लगाना है। अगर ऐसा कंफ्यूजन किसी के लिए आए तो उसका सिंपल सा फंडा है कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड बात कर रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, हेनरी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि अभी आपको डाउट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया नहीं। ठीक है, बट जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे तब हो सकता है कि आपको ये डाउट आ जाए। क्लियर है। और दूसरा ये कि हमारे पास अगर हम लिक्विड प्लस लिक्विड की बात करें और लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करें, सॉलिड मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये लिक्विड, ये वोलेटाइल वोलेटाइल हो गए, दोनों क्या है, वोलेटाइल, दोनों ही वोलेटाइल है और ये हमारे पास वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। तो अगर ऐसी बात करता है इसका मतलब वहां पर क्या यूज होगा बेटा, वहां पर यूज होगा हमारे पास राउल्ट्स लॉ। क्लियर है। हाँ बिल्कुल, मयंक सैनी ने बिल्कुल सही चीज पास की इधर। इन्होंने बताया कि 1 ATM जो होता है, 1 ATM जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब इसकी जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि आप यूनिट देखोगे तो इधर ATM है और इधर पास्कल है, इधर क्या है, ATM है और दूसरी जगह क्या है, पास्कल है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, P = KHX में प्रेशर कितना दे रखा है, 2.5, प्रेशर कितना दे रखा है, P हमारे पास गिवन है, P = 2.5 ATM, जो कि हम ATM में नहीं रखने वाले हैं, 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। और ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज KH की जो यूनिट है वो भी पास्कल में ही है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो इधर से अगर सोल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, P की वैल्यू है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁵ कुछ भी नहीं है इधर, है ना, इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू KH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ और x CO2 की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास XCO। क्लियर है बेटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैलकुलेशन के बाद कितना आ रहा है, XCO2 कितना आएगा इधर से, क्या आप मुझे बता सकते हो, जल्दी से बताओ बेटा, XCO2 की वैल्यू कितनी है, एक बार बताओ जल्दी सॉल्व करके, देन हम आगे करते हैं। XCO2 आ गया तो अब हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि XCO2 क्या होगा हमारे पास, XCO2 = NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। क्लियर है भाई। हाँ बिल्कुल सही है अमित तिवारी, वोलेटाइल का मतलब ये है। और जिनको वोलेटाइल का मतलब नहीं पता, लास्ट लेक्चर में मैंने काफी बार बताया था और इस बार भी बताएंगे अभी अपन। 0.04, ये बताइए कितना आएगा बेटा कैलकुलेशन के बाद, 1.51 इंटू 10⁻³ ये वाला आंसर बताओ। ये XCO2 कितना आएगा, XCO2 की वैल्यू बताइए मेरे को, तब तक मैं इधर करता हूं। तो XCO2 इधर हमारे पास आ जाएगा, NCO2 हमें फाइंड करना है तो ये आएगा हमारे पास NCO2 अपॉन NCO2 फाइंड करेंगे हम प्लस NH2O। तो NH2O तो हमारे पास मिल जाएगा, NH2O मोल्स ऑफ H2O तो मिल जाएंगे, 1.51 इंटू 10⁻³ बोल रहे हैं, 1.51 इंटू 10⁻³ इतना तो नहीं आएगा शायद, आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, 1.51 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आएगी, ये तो सही है, इतना आ रहा है शायद, है ना, ये सही है क्या बेटा, अगर सही है तो यार थम्स अप कर देना। सोनल बेटा ये इसी का आंसर बताया आपने, भावना बहुत सही, सभी का यही, अपूर्व बहुत बढ़िया। चलिए भाई
अब इसमें हमारे पास अगर ये वैल्यू पुट करें तो कितना आ गया, ये हमारे पास 1.51 इंटू 10⁻³ NCO2 NH2O चाहिए। तो NH2O के लिए तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है, ये क्या है 500 ml। फिर से अगर हमारे पास डेंसिटी नहीं गिवन है तो 500 ml किसके इक्वल हो जाएगा, 500 ml इज इक्वल टू 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी नहीं गिवन है। तो अगर डेंसिटी नहीं गिवन होती है, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सभी को। हाँ भाई, अगर डेंसिटी नहीं गिवन होती है तो वाटर के लिए 1 ग्राम पर ml डेंसिटी का यूज किया जाता है। क्लियर है, ये आ गया। तो इधर से हमारे पास NH2O आ जाएगा, गिवन मास 500 अपॉन 18, तो 1000 अपॉन 18 होता था 55.56, तो अभी आ जाएगा 27 पॉइंट, कितना आएगा बताओ, 27.5 तो हो गया हमारे पास 55, ये आएगा मेरे हिसाब से। तो सही है क्या, हाँ 7578, बढ़िया बढ़िया, अच्छी कैलकुलेशन है मेरी भी, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 27.78। अब इधर से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि NCO2 की वैल्यू कितनी है। NCO2 कैलकुलेट करके बताए बेटा, NCO2 कितना है। NCO2 का ही आंसर लिखना, आगे का मत लिखना। तो इधर से आएगा हमारे पास NCO2 इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 44 इंटू NCO2। जल्दी बताओ बेटा, NCO2 कितना आ रहा है 0.0422, 0.042 बता रहे भाई, 0.042 मोल्स। अगर ये है, यही है क्या, ठीक है यही है, शायद काफी लोग यही लिख रहे हैं। तो इधर बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.042, तो उसके बाद आंसर बता रहे हो आप 1.8 ग्राम के आसपास, यही बता रहे हो बेटा। फाइनल आंसर 1.8 ग्राम। ये 500 ml बेटा, ये दे रखा है ना हमारे पास, यही तो वाटर है, यही हमारे पास वाटर दे रखा है ना यार 500 ml, मैंने खुद से नहीं लिखा बेटा। अगर वो 1000 बोलता तो 1000 लिखते हम। क्लियर है, कितने डिजिट तक आप कर, 2 डिजिट तक तो आंसर निकाल लेना बेटा ना, 2 डिजिट तक आंसर निकाल देना। 2 डिजिट तक अगर आप लिख के देते तो मैं 1.854 बोल रहे हो, 1.85 कर देता हूं मैं। बताइए भाई, ये अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दे। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दे। KH क्या है, KH बेटा इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेट से है, ठीक है, KH है ना, जैसे ABCD होते हैं ऐसे KH होता है। क्लियर है, एक होता है K, एक होता है H, है ना, K फॉर काइट, H फॉर N, समझ गए। अलो भी होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है बेटा, बेटा मन से 500 ग्राम नहीं लिखा है, पेन से लिखा है। सर इतने गंदे जोक। अरे बेटा 500 ml है तो डेंसिटी नहीं दे रखी है, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही लेनी है। ठीक है राहुल जी, बात यह है बेटा कि अगर 500 ml दे रखा है और डेंसिटी नहीं गिवन है तो डेंसिटी आपको लेनी है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml है तो एक फॉर्मूला डेंसिटी का उधर ही लिखा हुआ है, D इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 1 है, W पता नहीं, वॉल्यूम है 500, तो W आएगा इधर से 500 और यूनिट आएगी ग्राम, क्योंकि ग्राम पर ml है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ये दे रखा है। इसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा है, पहले वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी हम आपके लिए करवा देते हैं। ए में हमारे पास क्या पूछा है, मोलरिटी, तो m इज इक्वल टू होता है मोल्स n सोल्यूट, जो कि हमारे पास ये दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो n सॉल्यूट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास, n सॉल्यूट हम इधर निकालते हैं आपके लिए बेटा, n सॉल्यूट, तो n सॉल्यूट होगा W अपॉन MW। सर यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इधर वेट गिवन है। क्या गिवन है बेटा, वेट गिवन है, तो इसका मतलब ये आएगा कि 30 आ गया सर, ये 30 अपॉन MW की वैल्यू भैया कठिन है, तो MW अगर आपको निकालना है तो मैं बता देता हूं, MW कितना आएगा, कोबाल्ट का दे रखा है 59 प्लस नाइट्रेट का होता है 62 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 124 प्लस ये आएगा हमारे पास H2O का होता है 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 आ गया। अब इनका सम करना है, जो कि मुझे तो आ नहीं रहा, आप लोग हेल्प करें। कितना आएगा बेटा, ये देखो 108 और 124 हो गया 232 को मैं 230 मान लेते हैं, उसको किया 291 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 291। अब मुझे ये बताइए कि ये 291 आ गया है, तो इधर आ गया हमारे पास 30 अपॉन 291 इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास 4.3 है, तो 1 अपॉन 4.3 कैलकुलेट करके बताए कि मोलरिटी कितनी आई है बेटा, मोलरिटी बताइए बेटा कितना है, मोलरिटी कितनी आई जल्दी से बताए, सॉल्व करके मोलरिटी बताए बेटा। जीरो 0.023 बता रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 0.023 है क्या बेटा, 3m, ये आ गया हमारे पास मोलरिटी। क्लियर है, चलिए भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है ज्यादा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा है। तो इसमें हमारे पास देखो क्या दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको बोल रखा है बी है, बिल्कुल बी ही है, ये हो गया हमारे पास 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। क्या था हमारे पास, कुछ ऐसी कंडीशन थी, कैसी, ऐसी कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 30 ml सॉल्यूशन है, 30 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.5 m। ठीक है, अब क्या किया, इसमें कुछ वाटर ऐड किया, क्या किया बेटा, कुछ वाटर ऐड किया है H2O, और H2O ऐड करने के बाद में ये जो बना है, H2O ऐड करने के बाद में हमारे पास जो बना है, तो उसका जो वॉल्यूम मुझे पता है 30 ml से कितना हो गया है, 30 ml से 500 ml हो गया है बेटा, 30 ml से 500 ml हो गया है, मोलरिटी नहीं पता, मोलरिटी नहीं पता। क्लियर है भाई, अब मुझे ये बताइए, इसमें H2SO4 है, इसमें भी H2SO4 है, क्या हमने H2SO4 के मोल ऐड किए हैं, क्या मुझे ये बताइए कि आपने क्या इसमें H2SO4 ऐड किया है क्या, तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, H2SO4 तो ऐड नहीं किया, हमने तो वाटर ऐड किया। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने H2SO4 के मोल्स होंगे उतने ही H2SO4 के मोल्स इधर होने चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है, जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आती है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इधर हमारे पास H2O ऐड किया है, मोल्स ऐड नहीं किए हैं H2SO4 के। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर H2SO4 की जो क्वांटिटी है वो हम वेट में देखें, मोल्स में देखें, मिली मोल्स में देखें, वो सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर कांस्टेंट रहने वाली है तो हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ये है कि मोल्स ऑफ H2SO4
मोल्स ऑफ H2SO4, ये क्या हो गया, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, वायरस आ रहे हैं भैया, मोल्स ऑफ H2SO4 रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम आपको बताए थे बहुत अच्छे से कि मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, फिर भी अगर कोई बंधु भूल गया हो तो उनके लिए हम यहां से समीकरण बताते हैं कि m इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है लीटर में, बट अगर वॉल्यूम ml में दे रखा हो, वॉल्यूम किस में दे रखा हो, ml में, तो इधर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, तो मोल्स निकालने हैं तो m इंटू वी, मोल्स कितने आ जाएगा बेटा हमारे पास, मोल्स आएंगे इधर से m इंटू वी, किसमें, ml में, और इंटू 10⁻⁻3, यही हम इधर यूज करने वाले हैं। तो इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स, तो ये वैल्यू हम ऐड कर देंगे। इनिशियल मोल्स कितने हमारे पास, 0.5 है हमारे पास मोलरिटी। ठीक है, इधर लिख भी देता हूं m इंटू m1 इंटू v1, ये किसमें है, ml में, इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, ये भी किसमें है, ml में, इंटू 10⁻⁻3। 10⁻³ से -3 गायब कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो ना करे। 0.5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू m2 हमें फाइंड करना है इंटू 500 और इंटू है 10⁻⁻3, इससे ये गया 0 से 0 गया, बस इतना ही गया है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 0.1 और ये गया हमारे पास 10 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास m2 इज इक्वल टू 100/3। क्या इतना ही आंसर आ रहा है, 0.03 कैसे आएगा, अच्छा हाँ 0.03 ही आएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, एक होता है गलत, एक होता है बहुत गलत, तो ये है 0.3/10, सही है, तो ये आ गया हमारे पास 0.03 कैपिटल M, ये आ गया बेटा आंसर। बताइए क्या आप ये समझने में सक्षम है, बताइए भाई, क्या आप ये समझ, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग ये था हमारे पास, ये इनिशियल है भाई, ये इनिशियल मटेरियल है और ये फाइनल है। तो क्या हुआ, क्या लैब में हमारे पास एक सॉल्यूशन रखा था 0.5 मोलर H2SO4 30 ml, एक बच्चा आया, मान लेते हैं राजेश सिंह को मान लेते हैं, इसमें हमें राजेश दिखा, राजेश बुरा मत मानना, बट आपका व्यवहार हमें बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि आपने H2 ऐड कर दिया उसमें और फाइनल सॉल्यूशन कर दिया 500 ml। अब हमें इस सॉल्यूशन को यूज करना है टाइट्रेशन के लिए, बट हमें तो मोलरिटी ही नहीं पता, तो उसके लिए हमें निकालनी है मोलरिटी। ठीक है, राजेश अगर आपको कहीं भी मिले तो आप राजेश से पूछिएगा जरूर कि भैया ऐसा काहे किया, है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि अब H2SO4 के मोल्स तो उसने ऐड किए नहीं, जितने थे उतने ही हैं, तो बस ये किया हमने, क्या किया बेटा, इधर मोल्स ऑफ H2SO4 इनिशियल में, मोल्स ऑफ H2SO4 फाइनल में, दोनों इक्वल कर दिए। समझने में सक्षम हो, बहुत बढ़िया बेटा, भाव्य बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए भाई, एक पूछ रहा व्हाट द 3 बेटा कहाँ है, कोई 3 नहीं है इधर, 0.03 है ना। फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास जो होमवर्क का है, कैलकुलेट, टाइम बहुत हो गया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमें 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना है, किसका, 0.25 मोलर सॉल्यूशन का, उसके लिए आपको यूरिया की क्वांटिटी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है वो बताइए, हमारे पास क्या गिवन है, 0.25 मोलर है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जब कभी भी आपको मोल्स दे दिए हो, जब कभी भी आपको मोलरिटी दी गई हो, जब आपको मोलरिटी दी गई हो,
इसका मतलब यह है कि आपको मोल्स दे दिए बेटा, क्या दे दिए, मोल्स दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि हम इधर बोलेंगे कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास सॉल्वेंट का वेट है, किसका है, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, ये तो सॉल्यूशन का है, क्या है, सॉल्यूशन का। तो हमें भी सॉल्यूशन से ही रिलेट करना है, किससे करना है, सॉल्यूशन से। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता है 1000 है, या 1 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बोल देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास 1000 ग्राम। हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट कहां से आए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे कि W यूरिया इज इक्वल टू मोल, मतलब इधर से करते हैं N यूरिया, क्या करते हैं बेटा, N यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका आता है 60, कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये है हमारे पास 0.25 इंटू 60 इज इक्वल टू W। तो इसको अगर आप करोगे तो आई थिंक 15 ग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 ग्राम। तो ये W आ गया हमारे पास 15 ग्राम, क्लियर है भाई। तो 15 ग्राम आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 15 ग्राम। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे 8th क्लास में, किस में चलेंगे, 8th क्लास में या 5th क्लास में, 8th में भी नहीं 5th क्लास में, 1015 ग्राम। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास 5 पेन 20 रुपए के आ रहे हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए में आएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, 5 पेन 10 रुपए में आ रहे हैं, तो बताइए 20 पेन कितने रुपए में आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो उसको क्या करते थे आप, ऐसा करते थे कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 15 ग्राम यूरिया है, सही है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगा सर 15 अपॉन 1015 ग्राम। हमें कितने में चाहिए, हमें चाहिए सर 2.5 kg, मतलब 2500 ग्राम में। किस में चाहिए बेटा, 2500 ग्राम में। तो अगर इसमें चाहिए तो देख लेते हैं भाई। तो इधर से ही आ जाएगा हमारे पास कि 2500 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास कितना यूज होगा। ये 1 का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 अपॉन 1015। अब अगर कोई दिमाग से इतना गरीब है कि 5th क्लास की कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर भैया विकट समस्या है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो काफी देर से बच्चे टाइप कर रहे हैं कि जो आपके पास वेट ऑफ यूरिया आने वाला है वो 37 ग्राम बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट यही बोल रहे क्या बेटा, 36.94 लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था और बट क्वेश्चन अच्छा था, क्लियर है भाई। तो जिन जिनको होमवर्क के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए जल्दी से थम्स अप करें, देन हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण करते हैं। बिल्कुल रिमेनिंग टाइम अपने पास है 1 आवर, तो इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे हम, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझ के, ठीक है भाई।
हम इधर थे कल, ठीक है, लास्ट क्लास में हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे। तो राउल्ट्स लॉ में क्या था हमारे पास कि एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था कि इसने क्या बोला था कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाते हैं तो पी ए इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। अब इसमें हमारे पास पी ए क्या है, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी ए नॉट क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, क्लियर है। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड के अंदर कितना है हमारे पास, क्लियर है बेटा, ये आ गया, कोई समस्या, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास दे रखा है, देखो ये जो क्रॉस वाले हैं उनको अपन ए लिख दिया, जो डॉट वाले हैं उनको बी लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने किसी कारण से लिखा है, ये आपको बताऊंगा मैं अभी कि कहां यूज करना है। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, आप इससे सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है भाई। $15 ग्राम कैसे आया, कैलकुलेशन से यार, क्या हो गया भाई बेटा। देखो एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, 0.25 इंटू 60 करते हैं, तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि ये 0 है तो इसको 0 कर दो, 6 को 5 से करते हैं तो फिर 0 आता है, 6 इंटू 2 करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, और जो इधर का 3 था वो था 15। उसके बाद आपको बताते हैं कि कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 2 के बाद ये आ गया, तो ऐसे आया 15, ठीक है। गणित विषय पर थोड़ा ध्यान दो भाई। चलिए ये आ गया हमारे पास, कोई समस्या नहीं है। पार्शियल प्रेशर शॉर्ट में समझा दीजिए सर। शॉर्ट में मनीषा बेटा ये है कि पार्शियल प्रेशर ये होता है, जैसे इसी में समझ लो आप, मान लो कि ये इधर मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, मतलब ये गैस है हमारे पास, ये कोई गैस ए है, ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये गैस बी के हो गए, डॉट वाले अलग अलग गैस है, ए गैस है, बी गैस है, क्लियर है। तो अब इन गैस, ए गैस है जो अपना प्रेशर लगाएगी, बी गैस है जो अपना प्रेशर लगाएगी, तो हमारे पास बहुत सारी गैसेज है एक वेसल में, तो उनमें से कोई भी पर्टिकुलर, जैसे ए गैस है उसका अगर आपको प्रेशर जितना वो लगाएगी उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जब उस गैस का पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ नहीं देखना है, वो गैस बिल्कुल मतलब मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुकी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन आसपास है कौन नहीं है, वो सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो अगर आपको पी ए कैलकुलेट करना है इधर तो क्या लगाओगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी ए है तो मोल्स ऑफ ए इधर आ गया आर इंटू टी अपॉन वॉल्यूम भी टोटल ही होगा, ऐसे नहीं कि भाई बी सी डी ई एफ जी ये सारी गैसेज है सर वो भी तो रहेंगी ना, वो कुछ नहीं रहेगा इधर, ठीक है, वो इसको आपको मानना ही नहीं है कि उन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। चलो भाई अब अपन बात करते हैं आगे, इधर आ जाओ अब, नहीं तो ये है ना अपना रह जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि जो पी ए है ये ए है और ये बी है, तो इधर मैं आपको लिख देता हूं कि पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बट ये तब है जब हमारे पास मिक्सर है। अब क्या लिखूंगा मैं, पी ए नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना, ये हमारे पास पी ए नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्योर ए, एंड पी बी नोट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बेटा।
ठीक है। हाँ, ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास है, ये वाली जो स्टेट है, ये हमारे पास है वेपर फेज। कौन सा? अच्छा, ये हमारे पास कौन सा फेज है बेटा? वेपर फेज। और ये जो हमारे पास है, दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, ये वाला फेज क्या है? लिक्विड फेज। ये वाला फेज कौन सा है? लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में जो इनके मोल फ्रैक्शन है वो लिख देता हूं मैं, एक्स ए लिख देता हूं मैं। इधर कुछ मोल्स होंगे भाई, ए और बी के मोल्स दिख रहे हैं आपको, देखो येलो वाले क्या हो गए, ये है, तो ए भी है इधर, और पिंक वाले भी है, बी भी है, दोनों है इधर। क्लियर है? ए और बी दोनों है बेटा, बात समझ में आ गई? पी ए एंड पी ए नोट का डिफरेंस बेटा लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताई थी ये चीजें, और फिर से देख लो आप, बट ऐसे बार बार पूछोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम रहेगी आपके दिमाग में ना, समझने में बेटा ऐसी चीजें नहीं होनी। पी ए नोट क्या आएगा हमारे पास? देखो ये हमारे पास है एक कंटेनर जिसमें मेरे पास ओनली ए है, ओनली ए। तो जब ओनली ए है तो इसी की वेपर होनी है, तो इसी की वेपर हमारे पास ये है इधर वेपर। तो ये वेपर जो प्रेशर लगाएंगी इस टाइम, इसका जो प्रेशर रहेगा उसको अपन बोलेंगे, इस टाइम इसका जो प्रेशर रहेगा उसको अपन बोलेंगे पी ए नोट। ठीक है, अब मैं दूसरा वेसल लेता हूं एक, इसमें हमारे पास ये है और साथ में ये भी है, मतलब इसमें अभी मेरे पास ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। तो अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो दोनों की वेपर होगी, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है मेरे पास, मान लिया मैंने। दोनों वोलेटाइल ना हो तो भी चलेगा, ये है। तो अब जो प्रेशर होगा, ए का जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा पी ए, और बी का जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा पी बी। इधर क्या है? प्योर ए था, ओनली ए था, इधर क्या है हमारे पास? मिक्सचर है। ठीक है, अब आपको कोई समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। ऑडियो क्लियर है कि यार? कुछ बच्चों के दिख रहा है कि मतलब ऑडियो प्रॉब्लम है। ऑडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताएं। अरे कोई नहीं बेटा, अंश श्रीवास्तव पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो अगर क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करें एक बार, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं फिर। पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, थोड़ा कान भी खुला रखे बेटा। क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ भाई, तो अब हम देखते हैं, इधर आइए। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या होगा हमारे पास? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हमारे पास एक्स ए के, और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इधर आ गया हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, तो मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली पी बी की अगर अपन बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, तो इधर से आ जाएगा हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स ए एंड एक्स बी क्या है? वैसे तो मैंने बता दिया है, बट अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्स ए है हमारे पास, एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ध्यान रखना, लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स बी की बात करूं कि एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, खुशी बेटा। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल सही, ए एंड बी के मोल फ्रैक्शन है, बट
लिक्विड फेज में है। किसमें है बेटा? लिक्विड फेज में। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, या फिर मैं बोलूं और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक ही बात है ना। तो उस वाले टाइम क्या आएगा हमारे पास? पी टोटल कितना होगा? सर ए और बी जितना प्रेशर लगाएंगे उसके इक्वल ही होगा, तो मैं बोलूंगा इधर से पी ए प्लस पी बी, और ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से रखूंगा, तो पी टोटल आएगा हमारे पास पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये इक्वेशन दिमाग में रखनी है बेटा, इस चीज में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब अगर मान लो कि आपको क्या होगा, कोई एक गिवन होगा दूसरा नहीं गिवन होगा, मतलब एक्स ए एक्स बी में आपको क्या गिवन होगा? इफ पी टोटल पी ए नोट एंड पी बी नोट गिवन हो, और आपसे क्या कैलकुलेट करवा लिया? एंड एक्स ए एंड एक्स बी कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट एक्स ए एंड एक्स बी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3, क्या बोल दिया? इक्वेशन 3। तो अब आपको क्या करना है? पी ए, देखो पी टी पता है, पी ए नोट पता है, पी बी नोट पता है, एक्स ए एंड एक्स बी हमारे पास क्या है? दो अननोन है। एक्स ए एंड एक्स बी क्या है हमारे पास? प्रेरणा प्रिया, बहुत बढ़िया बेटा, इन्होंने बताया कि सर हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, क्योंकि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट है, लिक्विड फेज में अगर बात करोगे तो लिक्विड फेज में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ गया? 1 आ गया है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ गया? 1 आ गया है। तो इधर से मैं एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। एक्स बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स ए, तो ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 3 में पुट कर देते तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? P टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट, और ये आ गया 1 माइनस एक्स ए। कितना आ गया? 1 माइनस एक्स ए। इधर भी एक्स ए इधर भी एक्स ए कॉमन ले लेते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू पी बी नोट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास पी बी नोट प्लस एक्स ए मैंने लिया कॉमन, इधर आ गया पी ए नोट, पी ए नोट, ये आएगा हमारे पास प्लस का, और ये पी बी नोट माइनस का होगा, तो इसको मैंने रख दिया बाद में। ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन बन गया है। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए बेटा। क्लियर है? बताइए, इसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। आपको मैं देता हूं 40 सेकेंड्स कॉपी करने के लिए। जल्दी से कॉपी करें बेटा, जल्दी से कॉपी करें। आपके पास है 40 सेकेंड पूरे के पूरे, वो भी आधे अधूरे नहीं है। जल्दी कॉपी करें। क्लियर है? बहुत बढ़िया सुमित बेटा, अंजना बहुत सही, बहुत सही, सौम्या, खुशी, मिशन नीट बहुत सही, निखिल सक्सेना जी, सारी चीजें आएंगी बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। राउल स्लो का स्टेटमेंट बता दीजिए बेटा, अगर आपको पढ़ना आता है तो। लास्ट वाली स्लाइड में मैंने लिख के दे रखा है, तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दे। क्या करूं बेटा इसमें? एक्सप्लेन करने को है क्या, ये तो बताए। इधर एक्स ए है, इधर एक्स ए है, तो एक्स ए एक्स ए वाली टर्म में को एक साथ रखनी है, तो पी बी नोट को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया पी बी नोट प्लस इधर एक्स ए है, इधर एक्स ए लिया मैंने कॉमन, इधर क्या बचेगा? पी ए नोट, इधर माइनस का पी बी नोट, ये माइनस है ना, तो ये माइनस का पी बी नोट, बस ये किया है। ठीक है?
क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, ग्राफ में। किस में यूज करेंगे बेटा? ग्राफ में। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर आपको मान लो ग्राफ बनाना हो, क्या बनाना हो? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप? कहाँ समझाए आपको? इसको मैं कर देता हूं इधर, ठीक है। और अब आओ आप इधर, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए, और ये है हमारे पास, बताओ क्या है? पी ए नॉट माइनस पी, ठीक है। अब हमें जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ किस किस में बनाना है? पार्शियल प्रेशर एंड एक्स मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना है। किस किस में बनाना है? ग्राफ बनाना है हमें एक्स एंड पी में, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है प्रेशर के साथ, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे, एक्स कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, किसके साथ? पी के साथ, कि जैसे जैसे प्रेशर लगता है वैसे वैसे एक्स अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो चेंज होगा। इधर एक्स, ये एक्स है ना, दूसरा एक्स मत समझ लेना बेटा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास ये देखो क्या है, ये हो गया वाई, और ये क्या है हमारे पास? एक्स। ये क्या है? एक्स, सही है। तो इधर आ गया हमारे पास, ये y है, ये x है, तो y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास c, और ये क्या हो गया हमारे पास? m। यही हो गया बेटा। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आ गया। क्या आ गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई समस्या? बोलो भाई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मैं y फिर से लिख देता हूं। y क्या है हमारे पास? पी टोटल, सर पिंक से नहीं लिखना है, लिखा ही नहीं मैंने, पिंक से देख लो चाहे। y क्या है हमारे पास? पी टोटल। m क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब पी ए नॉट माइनस पी, ठीक है। x क्या है हमारे पास? एक्स ए, या अभी एक्स ए है अगर इधर ग्राफ बना रहा हूं। c क्या है हमारे पास? पी बी नॉट। इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना। इसको इधर उठा के लाया क्या? आ गया। समझदार तो है या ना? थोड़ा बढ़िया वजन नहीं हो रहा, इतना समझदार भी नहीं। वाह, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। और इधर आ गया ये है भाई। इधर है हमारे पास पी टोटल और इधर है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास एक्स बी की वैल्यू 1। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो इधर एक्स ए कितना होगा? जल्दी से बताए भाई, एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी इधर? जल्दी से बताए। अगर एक्स बी 1 है तो एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी? सर एक्स ए प्लस एक्स बी होता है हमारे पास 1। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक्स बी की वैल्यू 1 है तो 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी बेटा? 0। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। तो इधर आ गया हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 0। सिमिलरली अब इधर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जब आते जाएंगे तो एक्स बी की वैल्यू कम होती जाएगी और इधर हमारे पास एक्स ए की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और इधर एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि प्योर ए है, सॉरी प्योर बी है। और सिमिलरली इधर अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि इस साइड प्योर ए है, ठीक है।
अब मैं इधर कैपिटल लेटर में तो नहीं लिख रहा, बस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि लेट ए जो है हमारे पास वो क्या है, मोर वोलेटाइल है। ए क्या है, मोर वोलेटाइल है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ए मोर वोलेटाइल है तो पी ए नोट और पीबी नोट में क्या रिलेशन होगा। अगर ए मोर वोलेटाइल है तो पी ए नोट और पीबी नोट में क्या रिलेशन होगा, बताइए भाई। ए मोर वोलेटाइल है बी के कंपेयर में, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताएं हमें, फास्ट। अगर ए मोर वोलेटाइल है तो मैं इधर, अब मुझे ये बताइए कि किसकी हाइट, इधर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। देखो ये हमारे पास XB1 है, मतलब इधर आएगा कहीं पर PB नोट, ये मैंने मान लिया PB नोट, और थोड़ा ये PB नोट मान लिया मैंने। बताइए भाई, PA नोट इज ग्रेटर, बिल्कुल सही जवाब। अगर हमारे पास ए मोर वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्योर कंपोनेंट का जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा होगा किससे, बी से। तो मतलब पीबी नोट और पीए नोट में अगर देखोगे तो पीए नोट की हाइट ज्यादा मिलेगी, ये हो गया हमारे पास पी। और इधर अगर प्योर ए है, इसका मतलब इधर जो भी प्रेशर होगा वो ओनली ए की वजह से होगा, इसलिए मैंने पीए नोट लिखा है। इधर एक्स बी की वैल्यू 1 है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी प्रेशर होगा ओनली बी की वजह से होगा, इसलिए मैंने पीबी नोट लिखा है। ये बात समझ में आती है। और अगर अब आप बात करोगे, इधर से भी देख सकते थे कि अगर पीए नोट ग्रेटर देन पीबी नोट है, इसमें हमारे पास पीए नोट क्या है, ग्रेटर देन पीबी नोट है, तो इसका मतलब यह है कि इधर जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हम कुछ ऐसे ड्रॉ करना चाहेंगे, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, जल्दी से बताएं भाई, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। ये हो गया हमारे पास PT इज इक्वल टू PA नोट XA, ये वाली लाइन लिख देता हूं, चलो PB नोट आप नीचे जाए, इधर नहीं आया, PB नोट प्लस XA, और ये आ गया हमारे पास PA नोट माइनस PB। क्लियर है भाई। इस चीज में मेरे हिसाब से, अरे क्या रिपीट, ये 10 है, ये 5 है, 10 में से 5 गया, प्लस का 5 बचा, इसको रिपीट करूं मैं आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप बात करोगे इधर इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर देखो XA की वैल्यू 0 है, तो XA जैसे ही 0 रखोगे तो हमारे पास ओनली जो इधर बचेगा वो क्या बचेगा, PB नोट। बात समझ में आ रही है। और अगर इस पॉइंट पर आप चेक करोगे तो XA की वैल्यू है 1, तो XA की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये आएगा हमारे पास PB नोट प्लस PA नोट माइनस PB नोट। PB नोट से PB नोट गया, PA नोट बच रहा है ओनली, जो कि इधर लिखा हुआ है। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर आप बात करो राउल्स लॉ की, तो हमारे पास दो रिलेशन और भी बताए थे उसने। एक बताया था उसने PA इज इक्वल टू क्या होता है, PA नोट XA होता है। मतलब इसमें अगर आप PA और XA में लाइन ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, इधर XA की वैल्यू 0 है, तो मैं इस कलर से कर देता हूं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाती हुई ये आ गई हमारे पास PA नोट की। और सिमिलरली इसी तरीके से हम इधर भी जाना चाहेंगे, और ये आगे हम PB नोट, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूं, ये लाइन किसकी है, PA इज इक्वल टू PA नोट XA की, और ये लाइन किसकी है, PB इज इक्वल टू PB नोट XB। इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। इतना क्लियर है। क्लियर है बेटा। क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करें बेटा। सर PB डिक्रीज होगा A पॉइंट तक जाते वक्त, तो लाइन PA, नहीं आपने क्या बोला है बेटा,
अभी समझेंगे, इसका मीनिंग समझते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है अभी रिलेशन। एक इस पॉइंट की बात करता हूं मैं और दूसरा मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं। तो अगर मैं इस दो पॉइंट पर बात करता हूं, इधर मैंने बोल दिया कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है XA है, XA डैश मान लिया, और इधर हमारे पास XA डबल डैश है, सही है। तो XA और XA डबल डैश के रेस्पेक्ट में अगर आप प्रेशर की बात करोगे, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके मतलब ये वो चीजें बता रहा हूं जो कंसेप्चुअली आप सोच पाओगे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि XA डैश और XA डबल डैश के बारे में अगर आप सोचते हो तो उसमें हमारे पास निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर मैं इधर प्रेशर की बात करूं P डैश और इधर अगर मैं बोलूं कि प्रेशर P डबल डैश है, तो हम ये बता सकते हैं कि P डबल डैश की वैल्यू ज्यादा है। P डबल डैश की वैल्यू किससे ज्यादा है? P डैश की। सर इससे क्या पता लगा? इससे पता ये लगा कि जैसे जैसे हमारे पास A के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन किसके बढ़ रहे हैं? A के। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में A के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी बढ़ रहा है, और ये सही भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राउल्ट्स लॉ यही तो बोल के गया था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ए मोर वोलेटाइल है, तो हमारे पास इधर की साइड जाओगे तो भैया प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। ये हो गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये सारी चीजें होती है बेटा इसमें। अब इसके बाद अगर आप बात करोगे वेपर फेज के कंपोजिशन निकालने के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। किसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा? वेपर फेज के क्वेश्चंस आते हैं कि वेपर फेज में कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको, वो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास जो लाइन आती है वो ये आती है जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये लाइन लिक्विड फेज में आपको लगाना है राउल्ट्स लॉ, वेपर फेज में लगाना है डाल्टन्स लॉ। इसको आप याद भी रख सकते हो अगर बाई चांस भूलते हो तो। भूल कैसे याद रख सकते हो? आपने क्या पढ़ा था बेटा? जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, मतलब जो कि अभी पढ़ा है आपने, तो राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हो आप लिक्विड वाले चैप्टर में, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो, सही है। और जो आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, वैसे तो आपने पाप किए हैं, पढ़े तो है नहीं मेरे हिसाब से, मैक्सिमम बच्चों ने तो पाप ही किया 11th क्लास में, बट फिर भी अगर किसी ने कम पाप किए हो या हो सकता है पुण्य करके आ गए हो, तो डाल्टन्स लॉ कहां पढ़ा था आपने? गैसियस स्टेट में। और उस चैप्टर का नेम मतलब एनसीईआरटी में दे रखा था स्टेट ऑफ मैटर, वहां पर था। तो अब नेम से ही पता चल रहा है डाल्टन्स लॉ कहां लगाएंगे? गैसियस में मतलब वेपर फेज में, और राउल्ट्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन में तो लिक्विड फेज में लगाएंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है भाई। अब मैं बात करूंगा इधर कि हमारे पास जो XA है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज और सिमिलरली YA क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ठीक है। अब इधर मैं बात करूंगा XB की। XB क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन, लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज और इधर है हमारे पास YB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, ये हमारे पास दे रखे हैं भाई, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास क्या है, राउल्ट्स लॉ लगाते हैं भाई हम।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपके राउल्ट्स लॉ के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। एनसीईआरटी में भी दे रखे क्वेश्चन, मैं भी आपको करवाऊंगा, और बाकी आप किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज वगैरह में देखोगे, सब जगह मिलेंगे। तो ये है कि हमारे पास राउल्ट्स लॉ की अगर बात करें तो राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको पी ए कैलकुलेट करना है तो पी ए होगा हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 जैसा कुछ बोल देंगे अभी। और ये हमारे पास पी बी, तो पी बी आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं डाल्टन्स के पास। डाल्टन भाई साहब क्या बोलते हैं हमारे पास? डाल्टन्स लॉ ये है कि आपको पी ए कैलकुलेट करना है। ये किस में लगा रहे हैं हम? वेपर फेज में। किस में लगा रहे हैं? वेपर फेज। तो डाल्टन्स लॉ क्या होगा हमारे पास? पी टोटल पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा। क्या दे रखा है कि मोल, भाई टोटल प्रेशर का देखो एक इतना प्रेशर लगा रहा है, कैसे पता चलेगा? मान लो कि आपके पास राम और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। राम और श्याम का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपए का, जिसमें से जो राम का प्रॉफिट है, राम का वो है 40%, या 40% बोल दो, या 0.4, और जो श्याम का परसेंटेज है वो है आपके पास 0.6। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए राम का प्रेशर नहीं, राम का परसेंटेज कितना होगा प्रॉफिट में? राम का प्रॉफिट में परसेंटेज कितना होगा? तो आप क्या करोगे कि सर देखो ये है हमारे पास टोटल, आपको राम का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल कितना है 100, इसमें से राम का परसेंटेज देख लो कितना है 0.4, तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, ये आ गया। तो मैं वही तो बता रहा हूं, ए का प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर इंटू ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? ये है हमारे पास। तो ये 11th की चीज है, 11th का पाप है। अगर किसी बंधु को ये चीज समझ में नहीं आती है तो उनके लिए ये है कि वो ये याद रख ले, क्योंकि 11th का है बेटा, इसका डेरिवेशन नहीं करवा सकते अपन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है कि वेपर फेज में, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। ये जिन्होंने पाप किए वो इधर आए थोड़ा और धुले, पाप थोड़े से धुले। इन वेपर फेज क्या होगा हमारे पास? पी ए पार्शियल प्रेशर, पी इज इक्वल टू पी टोटल, टोटल प्रेशर, इनटू, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनटू मोल फ्रैक्शन, इन वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये लगाते हैं, तो यही तो लगा रहा हूं मैं। तो अब अगर मेरे को पी ए, अब देखो भाई क्या होगा हमारे पास, इधर आ जाए, हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था, ये मैंने बोल दिया ए, तो ए की कुछ वेपर बनेगी, वो ये है हमारे पास ए। ठीक है, और सिमिलरली ये मैंने बोल दिया बी, तो इसकी बी की वेपर बनेंगी कुछ, कि दोनों ही ऐसे हमारे पास वोलेटाइल है। तो अगर दोनों ही वोलेटाइल है तो इसको मैं बोल रहा हूं, इधर जो मोल फ्रैक्शन है इसमें ये है हमारे पास वाई बी और वाई ए, और इधर हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं बोल रहा हूं एक्स ए एंड एक्स बी, ये हमारे पास है। क्लियर है भाई? तो अब हमारे पास पी ए कितना आ गया? पी ए आ गया पी टोटल इंटू वाई ए, 11th का है ये। क्या है बेटा? 11th का है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पी बी,
तो पीबी कितना आएगा, पी टोटल इंटू वाई बी, पी टोटल इंटू वाई बी, ये आ जाएगा हमारे पास पीबी। अब ये बताइए मुझे कि ये पी ए एंड पीबी है क्या, पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये भी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको अगर मैं 4 बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 से क्या बोलेंगे अपन, पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, और इधर से आपको अगर वाई ए चाहिए, इधर से अगर आपको वाई ए चाहिए तो वाई ए कितना आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की बात करेगा, जब कभी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वल करना है, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को क्या करना है, इक्वल करना है। ये क्या है हमारे पास राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ है, और ये क्या है डाल्टन्स लॉ, इनको इक्वल कर देना है, ठीक है। ये तो आ गया 1 एंड 3 से। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 से क्या आएगा हमारे पास, वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी टोटल, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दो रिलेशन आ गए, बिल्कुल सिंपल से रिलेशन है, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस चीज में। ठीक है बेटा, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, जिन जिन को क्लियर है बेटा जल्दी से थम्स अप करे, फास्ट 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 जल्दी करे बेटा। बहुत बढ़िया, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, करना क्या है कि जब कभी भी वेपर फेज आ गया ना, जब कभी भी क्वेश्चन में वेपर फेज बोल दे तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, और वो क्या है कि राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ को इक्वल करना है। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूं आपको, ये पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ये है और राउल्स लॉ हमारे पास ये है, इतना पता होना चाहिए बस, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 5 बोल दूं, अलग कलर से बोल देते हैं हम इसको, मैं क्या बोल रहा हूं इक्वेशन 5, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 5, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 6, तो ये भी यूज में आ जाएगा हमारे पास। इधर लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या कर रहा हूं मैं, 5/6 कर रहा हूं, 5/6। तो 5/6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी। ये अगर मान लो आपसे प्रूव करवाने के लिए आए तो आप उसको प्रूव करके दे सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारे पी टोटल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, पी टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर है बेटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अरे नरेंद्र बेटा अपने घर का नेम नहीं लिखना है इधर, इधर ध्यान दो, पढ़ने वाले लोग इधर ध्यान देंगे। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए डीपीपी बेटा आपको अपलोड हो गई है, ठीक है, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको कल, कोई समस्या नहीं है। चलिए इतने में कोई समस्या नहीं है। अब आप करते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन,
क्वेश्चन आपके पास दो है, बट मैं पहले क्वेश्चन आपको अभी करने या होमवर्क के लिए लेने बताए जल्दी से। क्वेश्चन होमवर्क में करोगे या अभी करोगे सॉल्व? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड इस चैप्टर की। अभी करोगे तो यार फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, मतलब अपन कवर नहीं कर पाएंगे ज्यादा आज। ये नहीं करते, ये करते हैं। करो जल्दी से, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपके पास है 1 मिनट है। क्या दे रखा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्योर लिक्विड ए एंड, प्योर बोल रखा है ए एंड बी, तो मैं लिख देता हूं पी ए नॉट हमारे पास दे रखा है। आप सॉल्व करें बेटा। पी ए नॉट है हमारे पास 450, पी बी नॉट कितना दे रखा है? 700। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? रेस्पेक्टिवली एट 350। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन पूछा है, इसका मतलब एक्स ए एंड एक्स बी कैलकुलेट करवा रहा है। एक्स ए एंड एक्स बी कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, तो ये पी टोटल हमारे पास दे रखा है 600 mmHg, ये भी mmHg है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज मतलब वाई ए एंड वाई बी भी कैलकुलेट करवा रहा है, वाई ए एंड वाई बी कैलकुलेट करवा रखा है। तो हमारे पास पी ए नॉट है, पी बी नॉट है, पी टोटल है। सही है, तो अब क्या लगाएंगे हम? राउल्स लॉ लगा देंगे डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप? देखो, अगर राउल्स लॉ आपके दिमाग में नहीं आता है तो क्या करोगे? पी टोटल क्या होता है हमारे पास? पी टोटल होता है सर पी ए प्लस पी बी। तो राउल्स लॉ से क्या लिखोगे आप? पी टोटल आ जाएगा सर पी ए नॉट। मैं बिल्कुल फॉर्मूले याद रखने पर विश्वास नहीं करता हूं, अगर इजी चीजें हो तो एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, क्योंकि कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अब आपको पी टोटल पता है, पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है, एक्स ए एक्स बी नहीं पता, किसी एक को हटा देंगे, दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने डेराइव किया था पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए, और इधर आ गया पी ए नॉट माइनस पी। ये मैंने कैसे किया? इधर से एक्स ए एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख दिया, 1 माइनस एक्स ए रख दिया, और ये डेराइव होके आ गया जो हमने सोल्व किया था। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम सारी जो भी दे रखी है। तो इधर हमारे पास कितना दे रखा है? पी टोटल है कितना है? 600 इज इक्वल टू पी बी नॉट 700 प्लस एक्स ए नहीं पता, पी ए नॉट कितना है? 450 माइनस 700। इधर से कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 100 आएगा इज इक्वल टू ये एक्स ए आ गया हमारे पास, और कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 250 आएगा। क्या इतना ही आ रहा है? तो एक्स ए माइनस से माइनस गया, ये आ गया हमारे पास एक्स ए इक्वल टू 0.4। अगर एक्स ए 0.4 आया तो एक्स बी कितना आएगा? 1 माइनस एक्स ए, मतलब एक्स बी आ गया हमारे पास 0.6। पहला पार्ट हो गया है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है भाई? पहले पार्ट में कोई समस्या नहीं है बेटा। एक्स ए 0.25, बिल्कुल 0.25 कैसे आएगा बेटा? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हो बेटा, जल्दबाजी में आपने क्या कर दिया है, ये था मुझे पता नहीं क्या किया। 2.5 आना चाहिए अगर वैसे भी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर ऐसा है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए? वेपर फेज में कंपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए? वेपर फेज में कंपोजिशन चाहिए। तो वेपर फेज में कंपोजिशन के लिए तुरंत दिमाग चमक जाना चाहिए कि क्या लगाना है सर? डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ लगाने। हमें क्या लगाने हैं? डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ लगाना है सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो अगर मैं सेकंड वाले फॉर वेपर फेज, फॉर वेपर फेज, तो वेपर फेज के लिए क्या रहेगा हमारे पास? राउल्स लॉ
इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ, यही लगाएंगे हम। ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपके लिए लिखा है ना। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए, और इधर भी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए। तो पी ए क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, और इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, पी टोटल इंटू वाई ए, ये आ जाएगा हमारे पास। सही है, पी ए नॉट पता है, हाँ सर पता है, एक्स ए पता है, हाँ सर पता है, पी टोटल पता है, हाँ सर पता है, वाई ए सर कैलकुलेट कर लेंगे। तो करो भैया कैलकुलेट, क्या आएगा हमारे पास, इधर ले आता हूं इसको। पी ए नॉट कितना है, 700 है क्या, 450 है, या क्या हमारे पास 450 इंटू एक्स ए 0.4 अपॉन पी टोटल कितना है, पी टोटल है सर 600, और इधर आ गया हमारे पास वाई ए। कैलकुलेट कर लो बेटा, इधर से पॉइंट है तो ये 0 गया, 15 से करते हैं, ये 3 टाइम्स, ये 4 0, तो ये 10, 0.3 आ गया। वाई ए कितना है हमारे पास 0.3, तो वाई भी कैलकुलेट करने की तब रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे हिसाब से। वाई भी कैसे आ जाएगा हमारे पास, वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, मतलब 0. क्लियर है बेटा, बताइए भाई ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती। हाँ बिल्कुल अंकित राज बेटा, वाई ए प्लस वाई बी 1 होगा ऑलवेज अगर 2 ही कंपोनेंट है, अगर 2 से ज्यादा हुए तो फिर अपन मतलब सी भी हुआ तो वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी कितना आ जाएगा 1। जल्दी से बताए कि ये बात आपको सबको समझ में आती है। एक पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन वाई ए एंड एक्स ए, भैया कहां गए थे यार। वाई ए है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, एक्स ए है लिक्विड फेज में, लिक्विड पानी अंदर है ना, लिक्विड के अंदर जितने मोल फ्रैक्शन है उसका, और वाई ए है वेपर जो बनी हुई है उसकी, उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलिए भाई क्या यूनिट, अबे मोल फ्रैक्शन की कौन सी यूनिट होती है भाई, क्या हो गया आपको यार, मोल फ्रैक्शन की कहां से यूनिट आती है भाई। तो दिमाग ये कॉपी के टॉप पे लिख लो आप, कॉपी के टॉप पे क्या लिखना है कि जब कभी भी वेपर फेज के बारे में बात करेगा तो डाल्टन्स लॉ को राउल्स लॉ के इक्वल कर देंगे हम। डाल्टन्स लॉ कहां लगता है, कौन सा होता है, डाल्टन्स लॉ लगता है सर वेपर फेज में, गैसियस फेज में। ये कैसे पता सर, हम तो भूल जाएंगे सर, नहीं भूलेंगे ना। गैसियस स्टेट में हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था तो गैसियस मतलब वेपर फेज में लगाएंगे, और राउल्स लॉ हमने 12th में लिक्विड स्टेट में पढ़ा है तो राउल्स लॉ लिक्विड फेज में लगाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से याद रह जाएगा हमारे से। अब इसमें मैं आपको नोट पॉइंट लिखाना चाह रहा हूं। नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये नोट पॉइंट है देखो। अब अगर इधर आप देखोगे तो मुझे ये बताइए कि इधर ए और बी में से मोर वोलेटाइल कौन है। ए और बी में से इस क्वेश्चन को देख के बताइए मोर वोलेटाइल कौन है, जल्दी से बताए। ए और बी में से मोर वोलेटाइल कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हो जल्दी से। ए और बी में से मोर वोलेटाइल कौन है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, जल्दी से बताए बेटा। बी बिल्कुल सही जवाब है, ये मोर वोलेटाइल है। तो अगर हमारे पास बी मोर वोलेटाइल है तो देखो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में किसका ज्यादा है, बी का है, हमेशा ऐसा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास लिक्विड में है, कोई वेपर नहीं बनी हुई, ए के 1 मोल है, बी के भी 1 मोल है स्टार्टिंग में लिक्विड में, और बी मोर वोलेटाइल है, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि वेपर में जो मोल फ्रैक्शन आएंगे वो हमेशा बी के ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बी की वेपर मोर इजीली बन रही है कंपेयर टू ए के। तो ये लाइन बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज, एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज will be always rich in the component which has more volatile। मतलब अगर मैं बोलूं
कि पी ए नोट की वैल्यू पी बी नोट से ज्यादा है, लेट पी ए नोट इज पी बी नोट, देन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वाई ए की वैल्यू वाई बी से हमेशा ज्यादा होगी। ये मतलब है इसका, ऑलवेज, ये मतलब है इसका। और ये हमने देख लिया है इधर, क्लियर है भाई, ये हमने देख लिया है इधर। जल्दी से बताए, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आग भेजे बेटा, आग, जल्दी से, शाबाश, फास्ट। ये समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट, याद नहीं करना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक कोई मतलब नहीं है बेटा। लिखने के लिए टाइम दे दिया करो, बिल्कुल टाइम है बेटा, इतनी देर बोल रहा हूं तब लिखना ही तो है आपको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। चलिए ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये हम जो बात कर रहे थे ये, अच्छा एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है ना। देखते हैं होमवर्क में कितने बच्चे आंसर देते हैं। जो जो आंसर देंगे उन सब का नेम अनाउंस किया जाएगा आज की क्लास की तरह ही, ठीक है। तो आंसर जरूर करें बेटा, और खुद से करें क्वेश्चन, खुद से। अब हमारे पास अभी तक हमने जो बात करी है उसमें बात करिए कि हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कैसे थे, वोलेटाइल थे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे थे बेटा, वोलेटाइल थे। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इधर से हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आने वाली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो देखो भाई, ये हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान से समझना, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है पूरे के पूरे किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। अब सॉल्वेंट हमारा कैसा है, वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। अब अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो सभी की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। सभी जगह क्या होगा, इवेपरेशन होगा। सभी जगह क्या होगा बेटा, इवेपरेशन होगा। तो इस इवेपरेशन की वजह से कुछ प्रेशर लगेगा, पार्शियल प्रेशर, क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास कि एक मोल लिया मैंने सॉल्वेंट जो कि हमारा कैसा है, वोलेटाइल है, और दूसरा लिया हमने सॉल्यूट जो कि कैसा है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। अब जो सॉल्यूट है वो ये देखो पिंक वाला है, सॉरी पिंक वाला क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट हमारे पास ये है। तो आप देखोगे कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आप देखो इस कलर की वेपर नहीं दिख रही है ऊपर, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो सरफेस पे अब हमारे पास दोनों चीजें रहने वाली है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। भाई इधर हमारे पास सरफेस पे ओनली क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, बट इधर हमारे पास सरफेस पर सॉल्यूट भी रहेगा। तो सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है, उसकी वेपर नहीं बनेगी, बट सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। और इधर पर यूनिट एरिया पर अगर मैं देखूं कि अगर हमारे पास पर यूनिट एरिया मान लो मैं ये लेता हूं, तो अब हमारे पास पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि अभी इवेपरेशन कम हो रहा है। तो जब हमारे पास इवेपरेशन अब कम हो रहा है, भाई इधर क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूट आ गया ना, तो इवेपरेशन क्या हो जाएगा, कम। इवेपरेशन क्या होगा, कम होगा। अब अगर इवेपरेशन कम होगा तो जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता था किस किस में, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन में, वो कम प्रेशर पर होगा। और जिस प्रेशर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बट अब हमारे पास जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इवेपरेशन और जो कंडेंसेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा वो लोअर प्रेशर पर होगा कंपेयर टू पहले वाले के। तो इसकी पूरी कहानी ये है
कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम मिलेगा अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि बिकॉज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेज। इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम हो रहा है ना, पर यूनिट एरिया जो आप ले रहे हो वो पूरा आ ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? सो नाउ सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम विद लोअर प्रेशर। अब हमारे पास सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा वो लोअर वेपर प्रेशर पर होगा। किस पे होगा बेटा? लोअर वेपर प्रेशर पर होगा। तो अब हमारे पास ये आ रहा है कि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए हमारे पास कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस वाले केस में हमारे पास जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या आएगा, कम आएगा। सॉल्यूट की वजह से कम हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा बेटा। क्लियर है? तो अब हमारे पास दे रखा है द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा सॉल्यूट की, मतलब मात्रा पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ओनली नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, ना कि क्वालिटी पर। मतलब आप 1 ग्राम शुगर ऐड करो या 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करो, दोनों से हमारे पास मतलब 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर रहे हो आप और 1 मोल ही क्या कर रहे हो बेटा, शुगर ऐड कर रहे हो, तो दोनों से हमारे पास जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा वो सेम आने वाला है। ठीक है? अब आप मेरी एक बात समझ लेना, ध्यान समझो। एक रिलेशन होता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे अभी, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। ठीक है? वो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये होता है हमारे पास एक्स सॉल्यूट के इक्वल। इसके ऊपर जो आपको डीपीपी मिली है उसमें क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, उसमें क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपसे अभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पूरा हो नहीं पाया, मुझे लगा था कि हो जाएगा इसलिए मैंने कर दिया, बट आपको 11th की चीजें नहीं आती है और मैंने आपको बोला था कि आपको सारी चीजें समझा के चलेंगे, तो इसलिए वो चीज कवर नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चंस आपको अभी इससे रिलेटेड है वो नहीं करने हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको बेटा नहीं करने हैं। ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। बस अब इसमें एक चीज ये देख लो कि हमारे पास अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो प्रेशर होगा अब हमारे पास ओनली किसका होगा, सॉल्वेंट का। जो प्रेशर है वो ओनली किसका होगा बेटा, सॉल्वेंट का होगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। बात समझ में आ रही है? तो इधर आएगा हमारे पास पी सॉल्यूशन, मैं इधर बोल सकता हूं पी सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स सॉल्वेंट। आप बोलोगे कि सर एक्स सॉल्यूट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पी सॉल्यूट जो है, पी नॉट सॉल्यूट जो है वो क्या है हमारे पास, 0। पी नॉट सॉल्यूट क्या है, 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना भैया। सॉल्यूट कैसा है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इधर से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। अब इसी चीज को 2 मिनट लूंगा बेटा, 5 मिनट इधर ध्यान से देखो बस जल्दी से। अब इसमें क्या कर रहे हैं हमारे पास, इधर देख लो जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस। पी सॉल्यूशन है तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्यूशन, पी नॉट सॉल्वेंट, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट किसका है, ये सॉल्वेंट का है। पी नॉट किसका है बेटा, सॉल्वेंट का।
ये हमारे पास पी नॉट अगर मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं, पी एस लिख रहा हूं, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड अगर मैं बात करता हूं पी नॉट की, तो पी नॉट अगर कहीं पे भी लिख रहा हूं तो वो रहेगा हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ये आ गया हमारे पास एक्स सॉल्वेंट। अब मुझे ये पता है कि एक्स सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट होगा हमारे पास 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। क्या होगा, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। तो मैं इसको इधर रख रहा हूं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। इधर से पी एस माइनस पी नॉट इक्वल टू माइनस, ये इधर लिया है मैंने, ये माइनस का पी नॉट एक्स सॉल्यूट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्यूट। और इधर से आ जाएगा हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास आ गया जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे। अब इसमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, देखो पी नॉट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये लिखा दिया है मैंने अभी, बट फिर भी पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये वो है जो चेंज आ रहा है, मतलब लोवरिंग, कम हो रहा है ना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड पी नॉट माइनस पी एस, ध्यान रखना, अपॉन पी नॉट, ये है हमारे पास रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव में बात कर रहे हैं ना बेटा, डिवाइड में आ गया मतलब ये किसमें है, रिलेटिव में, तो ये आएगा हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा ये जो बाय बाय कर रहे हैं ना, जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं यार, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो और चीजें समझ में नहीं आए, इसलिए मैं ये चीज अभी करा रहा हूं। ठीक है भाई, हाँ टाइम हो गया है मुझे पता है, और यही हमारे पास, इसको शॉर्ट में क्या बोल देता हूं मैं, RLVP, मतलब RLVP अगर कभी भी बोलूंगा रिलेटिव लोवरिंग ऑन वेपर प्रेशर है, और ये हमारे पास होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। तो RL पी नॉट माइनस पी एस जो है, पी नॉट माइनस पी एस एक्स सॉल्यूट के इक्वल है। इसके आगे का डेरिवेशन हम करेंगे, एक क्वेश्चन में इसके आगे का डेरिवेशन भी यूज में आएगा, जो कि मैंने डीपीपी में करा रखा है वैसे तो उधर से देख सकते हो आप। ठीक है भाई, तो ये आज का लेक्चर है, डीपीपी के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो हुए नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, तो इतना कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू।